Assalamu alaikum viewers, welcome back to Students Diary. Today we will discuss about the role of forensic scientist or the role of forensic laboratory technologist. We will see about the different aspects of responsibility of the forensic scientist, and then we will also look for the difficulties of the forensic scientist, and at the end we will look at the instrument that usually used in the forensic science laboratory. So as you all know, the prime responsibility of the forensic scientist is first to gather the evidence. एविडेंस को कलेक्ट करना फोरेंसिक साइंटिस्ट का काम है, और उसके लिए उनको यूजुअली मुख्तलिफ क्राइम सीन्स को विज़िट करना होता है जहाँ से उन्होंने एविडेंस को कलेक्ट करना होता है, क्योंकि ये भी एक इसका प्रॉपर तरीका कार होता है कि आपने एविडेंस को कैसे कलेक्ट करना है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर एग्जामिन करता है उन एविडेंस को, साथ ही साथ वो फोटोग्राफ लेता है मुख्तलिफ एंगल से, ब्लड स्टेन्स को कलेक्ट करता है और क्राइम सीन्स के मुख्तलिफ एंगल से फोटोग्राफ लिए जाते हैं। ये भी हो सकता है कि he might be asked to collect fingerprint from the broken windows, from the doors, from the site where robbery has been taken place. So ये सारे काम जो है वो forensic scientist के होते हैं. Note and preserve everything collected. So from the crime scenes, after taking photograph, he will collect every evidence and कलेक्ट करने के बाद वो उसको प्रॉपर एक पाउच में रैप करेगा जो उनको स्पेशली मिला होगा, और उसको सील करके उसके ऊपर पूरी डिटेल मेंशन करेगा। और अगर फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं है, उनके पास कोई कैमरा नहीं है, तो ही कैन ड्रा अ स्केच जो कि उस सीन्स के बारे में डिटेल होगी, ताकि अगर 1 और 2 मंथ्स बाद भी उसको उसके बारे में डिस्कशन करनी पड़ जाए तो पूरा सिनेरियो समझ आ जाए। या उस टेक्नोलॉजिस्ट के अलावा अगर कोई और भी साथी उनको देखना चाहता है लैब्स में, अंडरस्टैंड करना चाहता है, तो उस स्केच से या फोटोग्राफ से उनको होल सिनेरियो समझ आ जाता है। हमारे यहाँ ये काम ज़्यादातर जब फारफ एरियाज़ में होता है तो पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं वो ये काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो एफआईआर की रिपोर्ट जब आपके पास लैब्स में आती है तो उसमें उन्होंने एक जो क्राइम सीन से रिलेटेड जो भी मामला पेश आया होता है, तो उन्होंने एक रफ सा पेन से स्केच बनाया होता है कि ये दरवाज़ा है और दरवाजे के इस तरफ लाश पड़ी हुई थी, और इसके अराउंड ये चीज़ें पड़ी हुई थी, ये चीज़ें पड़ी हुई थी, कमरे के अंदर जनरेटर था और वो रात को ऑन था। तो वो सारी जो सीन जो रेजिड्यूज होते हैं या जो भी एविडेंस होते हैं वहाँ से, उससे काफ़ी हद तक केस क्लियर हो जाता है, आइडिया हो जाता है कि आप प्रोबेबिलिटी किन किन चीज़ों की हो सकती है जिससे बंदे की डेथ हुई है या ये जो वाक़या पेश आया है। फिर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो इम्पोर्टेंट काम है कि उस टू एनालाइज दैट एविडेंस, ये भी फोरेंसिक साइंटिस्ट का काम है कि एक बार कलेक्ट कर दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ सीरोलॉजिस्ट व्हाट ही विल डू, या we can say a forensic laboratory technologist, to test a victim's blood for the presence of illegal drugs or toxins. Normally when you look at the scene residues, when you interviewed the people around, तो वहाँ से आपको केस का आइडिया हो जाता है कि मुझे किस तरह के टेस्ट इस पे कर लेने चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा सस्पिशियस है जिसके बारे में कुछ नहीं मालूम, तो आप एक सेट ऑफ टेस्ट्स होते हैं आपके पास जिसको आपने सीक्वेंस वाइज परफॉर्म करना होता है। लेट्स से अगर कोई अननोन बॉडी मिली है तो उसमें आपने उसके ब्लड के, अगर ब्लड के स्टेन्स उसके क्लॉथ्स पे हैं तो उस पर आप उस टॉक्सिक मटेरियल को भी देखोगे, इलीगल ड्रग्स वगैरह को भी देखोगे, और अगर कोई और ऐसे स्टेन्स हैं तो उस पर आप सीमन स्पर्म्स वगैरह भी देखोगे, डीएनए एनालिसिस भी करोगे कि आया ये किस बंदे के हैं, ताकि मामले के तह तक पहुंचा जा सके। फिर अगर कोई फायर आर्म इंजरी है तो फायर आर्म एग्जामिनर होते हैं जो दैट माइट टेस्ट बुलेट फ्रैगमेंट एंड गन। तो वो फिजिकली जो आपके पास एविडेंस होते हैं कि अगर बुलेट तो ड्यूरिंग पोस्टमार्टम उसकी बॉडी से रिकवर हुई है या सीन रेजिड्यू में बुलेट है और गन भी मिली है, तो उसको आप कंपेयर करते हो। हमारे पास सोफिस्टिकेटेड किस्म के कंपैरिजन माइक्रोस्कोप्स होते हैं लैब्स में,
जिसमें एक्सपर्ट बैठ के दोनों साइड पे जो भी रेसिड्यू थी, एक तरफ बुलेट रख के और एक तरफ से उसके जो दूसरे फ्रेगमेंट्स हैं उसको रख के, और उनके दरमियान सिमिलरिटीज़ को देखा जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है, और उसके बेस पे फिर फाइनल रिपोर्ट्स बनाई जाती है। और फिर अगर कोई ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी है कि आप विक्टिम्स की बॉडी पे कोई ऐसे स्क्रैचेस के निशानात है जिससे ये लग रहा है कि इसके कत्ल करने में या इसके साथ कोई सेक्सुअल एब्यूज़ में कोई दूसरा बंदा उसने इन्वॉल्व है और उसके बाद उसने सेक्सुअल के बाद एक्ट के बाद उसको कत्ल कर दिया है, तो उसमें आप जो विक्टिम्स बॉडी है उसमें से आप सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसमें आप सस्पेक्ट पर्सनस के डीएनए को एनालाइज करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं। नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर कोई अपने डिफेंस में दूसरे बंदे को हाथ पैर मारता है तो क्या करता है कि वो खुद को बचाने के चक्कर में उस बंदे को की बॉडी को स्क्रैच कर रहा होता है। तो वो जब स्क्रैच कर रहा होता है तो उसके नेल्स जो होती हैं, जो विक्टिम्स है उसकी नेल्स स्पेशली उसमें उनके सेल्स आ जाते हैं, और वो सेल्स जो होते हैं सस्पेक्ट की बॉडी के, तो आप जब उसके नेल्स को क्लिप करते हो रिमूव करके और उसमें से फिर आप डीएनए एनालिसिस करते हैं, तो इस तरह से आप उस सस्पेक्ट तक पहुंच सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो बाज़ औक़ात दूसरों के बंदे को बाल से पकड़ा होता है और उसके हाथ मुट्ठी में उसके बाल आए होते हैं और उसमें हेयर फॉलिकल्स मौजूद हो, तो फिर वहाँ से भी जो रूट्स हैं हेयर के, तो वहाँ से भी आप डीएनए परफॉर्म करके सस्पेक्ट तक पहुंच सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ वे। जैसे पहले हम कहा था कि कोई भी जब एक इवेंट होता है तो फोरेंसिक के टर्म में वो हम कहते हैं कि वो कोई ना कोई ट्रेसेस ऐसे ज़रूर छोड़ता है जिसके बेस पे हम जो सस्पेक्ट है उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सो ये भी एक फोरेंसिक, इट इज़ द जॉब ऑफ द फोरेंसिक साइंटिस्ट टू analyze those evidence. Then again, using everything from microscope to a chemical to a computer database. So being a forensic scientist, you will utilize all the resources you have, जिसमें normally microscope से लेकर केमिकल बायोकेमिकल टेस्टिंग्स या स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हम आगे पढ़ेंगे LC-MS, HPLC वगैरह, उसको इस्तेमाल करते हुए फिर आप कंप्यूटर डाटा बेसिस पे जाते हैं और हर किस्म की हेल्प लेने के बाद आप फिर फाइनल रिपोर्ट्स की तरफ जाते हैं। सो एविडेंस को एनालाइज करने के लिए इन सब चीज़ों को आपने बरोकार लाना होता है। डाटाबेसेस में आपके पास डिफरेंट डाटाबेसेस होते हैं, जैसे कि डीएनए है और आपको फोरेंसिक लैब में काम करते हुए फॉर एग्जांपल आपकी डीएनए लैब को 10 साल हो गए। इस दौरान आपके दरमियान जो भी सस्पेक्टेड क्रिमिनल केसेस आए हैं या जो भी हमारे यहाँ जिस तरह खुदकश बम्बार का एक वक्त में बड़ा वो होता था, तो उसकी जब आप डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं तो आपके पास एक डाटाबेस बनता जाता है। सो एक बंदा फिर अगर फ्यूचर में आपको जब भी कोई आप सस्पेक्ट का डीएनए करते हो, उसकी प्रोफाइलिंग करते हो, तो आप उसको डाटाबेस में सर्च करते हो कि प्रीवियसली इसकी कोई हिस्ट्री है तो नहीं, ठीक है। उससे आपको उस बंदे के अपने ग्रुप्स वगैरह का भी पता चल जाता है। तो अगर कोई दोबारा कोई एक्टिविटी कर रहा होता है तो आपको पता चल जाता है कि दैट इज़ द सेम पर्सन दैट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन द दैट एक्टिविटी। फिर थर्ड नंबर पे जो मेन रोल है ऑफ फोरेंसिक साइंटिस्ट इज़ टू कोलैबोरेट। इट्स नॉट सिंगल पर्सन जॉब कि आप अकेले बैठ के लैब में सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज, फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट, जो जिन्होंने क्राइम सीन्स या जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करना होता है केस को, तो उनके पास उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यू भी किया होता है। उनके जो मुद्दई होते हैं, उनके घर वाले होते हैं कि वो किससे मिला, उनके पास टेलीफोन एक डाटा भी होता है, जिसकी वजह से आपको ये आसानी हो जाती है कि आपको उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट्स परफॉर्म करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि अगर वो सस्पेक्टेडली कोई सेक्सुअली उसका केस है तो उसमें आप उस तरफ भी प्राइम फोकस कर लेते हैं उस तरह के टेस्ट परफॉर्म करने में। और दूसरा ये कि अगर पुलिस की तरफ से केस आता है तो वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक फॉर्म होता है जिसमें वो कहते हैं कि जो हमने आपको सीन रेजिड्यू प्रोवाइड किया है, उर्दू में वो क्वेश्चन करते हैं हमारे यहाँ कि उसमें क्या there is chances of any poisons in that specimens,
कि कोई नशावर चीज़ इसमें मौजूद है या नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि जो कपड़े प्रोवाइड किए गए हैं या जो स्वाब उसकी बॉडी पार्ट से लिया गया है, क्या उसमें कोई ह्यूमन स्पर्म्स वगैरह के कोई चांसेस है, क्योंकि सेक्सुअल असाल्ट का केस तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को वो क्वेश्चन करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को आपने मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करने के बाद फाइनल रिपोर्ट में आंसर करना होता है। सो उसमें कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ औक़ात आप केस में आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा होता, एक ब्लाइंड होते हैं और जो आपके FIR की रिपोर्ट आई होती है उसमें भी कुछ खास डिटेल नहीं मिल रही होती। ज़ाहिर है आपके हमारे यहाँ इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप उस पर हंड्रेड ऑफ टेस्ट रन करें और फाइनल उस तक पहुंचने के लिए। तो आप फिर क्या करते हो कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं हमारे पास, हमारे यहाँ, जो केस तक पहले वहाँ जाते हैं, जगहों का विज़िट करते हैं और मुख्तलिफ एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फिर आप उनको बुलाते हो, उनसे डिस्कस करते हो, उनसे एविडेंस पूछ लेते हो। लेकिन अगेन उनकी हर बात पे आपने वो नहीं करना, आपने खुद अपने टेस्ट के रिजल्ट पे करना होता है। लेकिन आपको एक लेआउट मिल जाता है कि डायरेक्शन मिल जाती है कि मैंने इस तरह के टेस्ट इसके ऊपर परफॉर्म करने हैं। सो सॉल्विंग अ क्राइम रिक्वायर्स अ टीम वर्क फॉर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। आपके पास एक प्रॉपर एक टीम वर्क के तौर पे आपने ये काम करना होता है, मुख्तलिफ लॉ एजेंसीज को आपने साथ लेके चलना होता है। सो फॉरेंसिक साइंटिस्ट वर्क क्लोजली विद फेलो लॉ एनफोर्समेंट प्रोफेशनल, बहुत ही इनके साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं हमेशा ये, जिसमें आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में आपके पास पुलिस ऑफिसर्स हैं, डिटेक्टिव्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के साथ आपको कॉन्टैक्ट्स में रहना पड़ता है। ये अदर फोरेंसिक साइंस प्रोफेशनल्स या प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनसे आपको गाहे बगाहे हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। फोरेंसिक प्रोफेशनल है जैसे कि अगर वो किसी फायर आर्म के उसमें डिटेक्शन में, या उसको उसमें कोई प्रोफेशनल है किसी और इदारे का, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सिंगल पर्सन का काम नहीं है। इट माइट आल्सो ही माइट आल्सो कंसल्ट विद इन्वेस्टिगेट फ्रॉम सेवरल ब्रांचेस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। जो एजेंसीज हैं, जो स्पेशल ब्रांचेस के होते हैं, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। इन्फॉर्म द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अबाउट लेटेस्ट रिजल्ट्स। आपने जो भी आपकी फाइंडिंग्स होती है, जो आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है पुलिस की तरफ से, बाज़ केस जो होते हैं वो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, या उसमें ये होता है कि कोर्ट में टाइम टू टाइम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ने पेश होना होता है और जो भी डेवलपमेंट केस में हुई होती है वो उसने प्रेजेंट करना होता है। सो आपने उनको इन्फॉर्म रखना होता है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में, अपने रिजल्ट्स के बारे में उसको इन्फॉर्म करना होता है। And then comes the describing their findings. So at the end, the role of the forensic scientist and the courtroom, the jury actually expecting from the forensic scientist to come up with certain findings from all those specimens that he has collected from the crime scenes. So that finding should be on a legal reporting pattern format, where at the end you will paste your signature and then a stamp on it. and हमेशा आपकी जो रिपोर्ट्स होती है वो आपने ऐसे अंदाज में लिखनी है कि उसमें कोई अल्फाज का इस्तेमाल आपने बहुत एहतियात से करना होता है, क्योंकि आपका इस्तेमाल, अल्फाज का गलत इस्तेमाल केस के डायरेक्शंस को चेंज कर सकता है। तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना होता है, क्योंकि एट द एंड आपके साइन भी होते हैं। सो आप यू आर द होली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रिजल्ट्स दैट यू आर गिवन टू द फॉर द ट्रायल। सो रिपोर्ट बिकम पार्ट ऑफ द परमानेंट केस फाइल फॉर इन्वेस्टिगेशन। एक ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो एक फाइल ओपन होता है हर केस के बाद या क्रिमिनल एक्टिविटी के बाद, तो उसमें फाइनल रिपोर्ट में आपकी फाइल में आपकी रिपोर्ट भी लगती है, और जो कि परमानेंटली इस फाइल का हिस्सा बन जाता है जब तक ट्रायल चलता है। तो forensic scientists often testify as expert witness in criminal trial। अब होता ये है कि आप एज एक्सपर्ट काम कर रहे होते हैं, आपने जो भी एविडेंस देनी है उसको आपने रिपोर्ट फॉर्म में देनी है, और उस पर आप साइन करते हो, उसको विटनेस करते हो। और क्रिमिनल ट्रायल्स में आपको टेस्टिफाई करने के लिए आपने आप पेपर पे तो फाइनल रिपोर्ट में दे देते हो, आपके सिग्नेचर भी होते हैं और स्टैंप्स भी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको कोर्ट रूम या ट्रायल के दौरान आपको बुलाया जाता है कि
आपने ये परफॉर्म किया है और आप कहते हो जी बिल्कुल मैंने परफॉर्म किया था और ये मैंने इस तरह रिसीव किया था सैंपल, और मैंने उस पर ये सैंपल टेस्ट वो किए थे और मेरे पास ये एविडेंस आई थी। हो सकता है उसमें आपके पास जो लॉयर्स होते हैं दोनों पार्टीज़ के, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करें कि अगर उन्होंने थोड़ा बहुत मेडिकल से रिलेटेड पढ़ा हो, फॉरेंसिक के बारे में से जो वो अपने केस के लिए स्टडी करते हैं, तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट यू हैव परफॉर्म दिस टेस्ट फ्रॉम दैट सैंपल, बिकॉज दैट सैंपल इज़ रिसीव्ड आफ्टर 3 और 4 days ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटी। सो उसकी फिर सैंपल क्या इतना वाइबल होता है कि आप उसमें से टेस्ट कर सकते हो। सो यू शुड कम अप विद ऑल द आंसर्स की आप उसको सेटिस्फाई कर सके। दूसरा ये कि आपकी रिपोर्ट और आप जो कोर्ट रूम में या ट्रायल के दौरान जो आप फाइंडिंग्स अपनी एक्सप्लेन करेंगे, तो वो बिल्कुल ऐसी हो कि एक ले मैन उसको अंडरस्टैंड कर सके। मुश्किल टर्मिनोलॉजी आप यूज़ नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जब ज़रूरत पड़ती है, ख़ास करके या हाई प्रोफाइल केसेस में, या अदालत महसूस करे कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उनसे उनको कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, तो वो आपको बुला लेते हैं और आपसे से कहते हैं कि इसको ज़रा एक्सप्लेन करें कि आपकी जो फाइंडिंग्स है ये बेसिकली क्या है। तो आपने उसको ऐसे अंदाज में कोर्ट रूम में पेश करना होता है कि उसको एक ले मैन अंडरस्टैंड कर सके कि एक्चुअली आपने रिपोर्ट में क्या कहा है। सो दैट वाज द ऑल अबाउट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉरेंसिक साइंटिस्ट। लेकिन इसके अलावा बीइंग अ फोरेंसिक साइंटिस्ट, बीइंग अ फोरेंसिक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, आपको कौन सी डिफ़िकल्टीज पेश आएंगी? इंटरेस्टिंग जॉब है, एक इबादत वाला काम है, एक ईमानदारी वाला काम है, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप ये सारे काम करते हो तो आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी पेश आती है। मैं इसको डिसएडवांटेजेस तो नहीं कहूँगा, डिफ़िकल्टीज़ ही कहूँगा। और उन डिफ़िकल्टीज़ में जो सबसे पहले आपके पास है कि नॉर्मली इन मूवीज़ वी सी कि एक फोरेंसिक लैब्स को जो दिखाया जाता है कि एक एक्टर जो होता है एक प्लीजेंट से इन्वायरमेंट में, खूबसूरत से इन्वायरमेंट में काम कर रहा होता है, जिसमें सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, ग्लास डोर्स लगे हुए हैं। तो बड़ा उसमें टेलीविज़न में जो दिखाया जाता है बड़ा फैसिनेटिंग सा एनवायरनमेंट होता है, और वो एक आध टेस्ट माइक्रोस्कोप पे परफॉर्म करता है और पूरे केस को ओपन कर देता है, यानी केस को सॉल्व कर लेता है, या एक आध टेस्ट परफॉर्म करता है और सारा एविडेंस जो है उसके सामने आ जाता है कि ये मामले के तह तक पहुंच जाता है, जो कि मूवीज़ में तो है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। रियलिटी में आप लॉन्गर आवर्स के लिए काम करते हो, मतलब नॉर्मल जो आपके 8 आवर्स होते हैं बाज़ औक़ात आप उससे एक्सीड्स कर रहे होते हो टू फाइंड आउट द सर्टन रिजल्ट्स। और इसके अलावा आप क्या करते हो, रन सैंपल आफ्टर सैंपल फॉर एविडेंस। जब आपको सस्पेक्ट नहीं मिल रहा और कोई ऐसा केस है जिस पे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने फोकस किया हुआ है, और जैसे कि रेप के केसेस में होता है, हमारे सामने पहले भी केसेस हुए हैं, तो उस केसेस में ये होता है कि आपका पे सारा नज़रें जो है वो आपकी फोरेंसिक लैब के ऊपर होती है, फोरेंसिक साइंटिस्ट पे होती हैं कि वो किस कोई फाइंडिंग्स की तरफ जाते हैं या नहीं जाते। तो उसमें आपके पास हंड्रेड्स ऑफ सैंपल पर डे आ रहा होता है, फिर आप में उसके लिए आपके वर्किंग आवर्स का नहीं पता चल रहा होता। सो उसमें आप परफॉर्म करते हो, आपको एविडेंस नहीं मिलता, फिर आप और लोग आते हैं, जैसे हमारे पास एक ज़ैनब कत्ल केस का मामला हुआ था, तो उसमें ये इस तरह के आपको फिर लॉन्गर आवर्स भी काम करने होते हैं और आपको थाउजेंड्स ऑफ सैंपल रन्स करने पड़ते हैं। और एट द सेम टाइम ये एक स्ट्रेसफुल जॉब है। स्ट्रेसफुल इन द सेंस कि आपके ऊपर प्रेशर होता है, जैसे मैंने अभी ये कहा है कि अगर आप लॉन्गर आवर्स के लिए कर रहे हो और लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट, तो ये आपके लिए बाज़ों का स्ट्रेसफुल भी हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू कम अप विद ऑल ऑफ योर एनर्जी टू डिलीवर। सो इसके अलावा हमारे पास जो डिफ़िकल्टीज़ में है दैट इज़ द वर्किंग कंडीशंस। फोरेंसिक साइंटिस्ट को जो एक ये है कि लॉन्ग वर्किंग डेज आपको काम करना पड़ता है, ओवर टाइम्स जो है, संडे ड्यूटीज आपको करनी पड़ जाती है, स्पेशली जब आपके पास कोई ऐसे केसेस आ जाते हैं जो मास कैजुअलिटी जिसमें हुई है, ठीक है। जैसे खुदा न खास्ता, जैसे लास्ट कुछ 1-2 साल पहले केपी में एक केस हुआ था करक एरिया में, जहाँ पे एक पूरी रेंज जो है वो बर्न कर गई थी, उसमें आग लग गई थी सिलेंडर की वजह से, और फिर उसमें कैजुअलिटीज़ हुई थी 10 से 11। फिर उनको आइडेंटिफाई करना होता है, डीएनए एनालिसिस करनी होती है, खुदा न खास्ता बम ब्लास्ट हो जाता है या कोई और ऐसे
जिसमें मास बहुत ज़्यादा नंबर पे कैजुअलिटीज़ हो जाती है, फिर उनको आइडेंटिफाई करना होता है बॉडीज़ को, डेड बॉडीज़ को, तो आप पे फिर वो आपको लॉन्गर आवर्स काम करना होता है, इवन संडेज लगाने होते हैं, ओवर टाइम करने पड़ जाते हैं। फिर वर्किंग कंडीशन इस लिहाज से भी टफ हो जाती है कि यू शुड बी ऑलवेज एट योर टो, always at your toe, because you will visit the different crime scenes which are located in the far off areas. हमारे यहाँ ज़्यादातर ये काम पुलिस वाले कर रहे होते हैं, जो कि असूलन नहीं होना चाहिए। फोरेंसिक टीम जानी चाहिए जो वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करे, क्योंकि पुलिस वाले फिर मिस्टेक कर जाते हैं। अर्ली कलेक्शन ऑफ द एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको प्रॉपर वे में किया जाए। तो हमारे पुलिस वालों को ऑल्दो की ट्रेनिंग दी जाती है, बट दे आर नॉट वेल ट्रेंड इनफ कि वो उसको उस तरह से वो कर सके। सो फोरेंसिक साइंटिस्ट ऐसे केसेस में उसको तैयार रहना चाहिए और डोंट नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। सो ऐसे जॉब्स में आपको ये नहीं पता चलता कि कल क्या होने वाला है। खुदा कोई भी सर्टेन इंस्टेंट कोई इवेंट हो जाता है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है और आपको फॉर ऑफ एरियाज में भी जाना पड़ जाता है। Occupational hazards, of course, when you are dealing with such criminal cases, you are dealing with the internal organs of the victims or dead bodies. If you are dealing with the blood sample, if you are dealing with the weapons, if glass, broken glasses, fluids, so there is always mm, an occupational hazard for you, so you should be prepared for that. Biological substances may there are chances with a risk of diseases. इसके अलावा टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपके पास एविडेंस के तौर पे रिसीव होते हैं कि उस पे टेस्ट परफॉर्म करें और हमें बताएं कि ये कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस है। सो वो उसकी फ्यूम्स जो होते हैं वो बजाते खुद आपके लिए नुकसानदेह होते हैं अगर आप प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं पहनते। सो नॉर्मली आप जब काम करते हो बीइंग फोरेंसिक साइंटिस्ट, तो आपको फ्यूम से बचने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहननी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल लैब्स में शायद ना हो। तो इस तरह से आपको ख़ुद को सेफ रखने के लिए एक्स्ट्रा मेजर्स जो है वो लेने होते हैं। फिर इमोशनल एंड फिज़िकल इफ़ेक्ट्स, इससे पहले मैंने जितनी डिटेल्स बयान की है, जब आप काम करते हो ऐसे एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ क्रिमिनल सीन्स वगैरह में, तो आपको इमोशनली और फिज़िकली जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। इसके लिए उसकी रीज़न ये है कि योर इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व वायलेंस इंक्लूडिंग मर्डर, रेप एंड असॉल्ट। सो आपको जब इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं या सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं, या आपके पास इवन अगर लैब्स में भी आते हैं तो उसके साथ एक हिस्ट्री होती है, या आप डायरेक्टली उन जगहों को विजिट करते हैं जिसमें मर्डर हुआ है या कि रेप का केस हुआ है, ब्रूटल केसेस हुए होते हैं जो बयान से बाहर होते हैं, लेकिन आपको फिजिकली उधर जाके उन सबको फेस करना होता है। सो दैट इज़ इमोशनली बंदे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर देता है। नॉर्मली हमारे यहाँ देखा गया है कि बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं और उनके साथ जो वाक़यात पेश आए होते हैं, जब आप FIR की रिपोर्ट पढ़ते हो तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा बंदे को डिस्टर्ब कर लेता है। लेकिन इसी तरह ब्लड क्लॉटिंग आपके पास रिसीव होती है, या आप ब्लड जो है वो स्पैटर हुआ है हर जगह, स्प्लैशेस उसके मौजूद है और उसमें से आपने कलेक्ट करके उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करने। फिर ये होता है कि आपको ऐसी चीज़ें भी होती है कि सीवियरली डिकम्पोज्ड बॉडी मिल जाती है, कोई अननोन बॉडी मिल जाती है आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 3 वीक्स, और वो सीवियरली डिकम्पोज्ड होती है। तो उसको आप जाते हो, उसको कलेक्ट करते हो, उसमें से स्पेसिमेंस लेते हो। सो इट इज़ अगेन काइंड ऑफ लेबोरियस और टफ जॉब होता है, लेकिन बीइंग अ फोरेंसिक साइंटिस्ट यू शुड बी प्रिपेयर फॉर सच काइंड ऑफ सिनेरियो। इवन बाज़ औक़ात कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है कि वो जो 6 महीने पहले बंदा मरा था वो सस्पिशियस था और उसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि उसको पॉइजन्स किया गया था। सो यू शुड गो, कोर्ट ऑर्डर आ जाते हैं कि उसकी एक्सह्यूमेशन की जाए। एक्सह्यूमेशन मीन्स कि बॉडी को निकाला जाए दोबारा, मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में निकाला जाए, डॉक्टर होगा, टेक्नीशियंस होंगे, टेक्नोलॉजिस्ट होंगे, और उसमें से सैंपल कलेक्ट करें और उस पर टेस्ट परफॉर्म करें कि वाकई वो कहीं पॉइजन्स हुआ था या वो नेचुरल डेथ मरा है। तो उसको फिर
निकाला जाता है, ऑन साइट एक्सह्यूमेशन की जाती है, या उसको फैसिलिटी में लेके आया जाता है एम्बुलेंस में, और यहाँ पे फिर उसमें से जो भी रेमिनेंट्स है उसको उस पर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और उसको दोबारा बरी किया जाता है। या ये भी होता है कि 6 महीने पहले की अननोन डेड बॉडी मिली है और उसको आपने आइडेंटिफाई करना है बाय डीएनए टेस्टिंग कि वो किसकी है। सो इस तरह की सिनेरियो के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। सो फॉर दैट पर्पस, बीइंग अ फोरेंसिक साइंटिस्ट और फोरेंसिक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, you need a strong stomach and composure to witness brutality and remain focused on your job. बहुत ज़्यादा जहनी तौर पर और फिजिकली आपको अलर्ट रहना पड़ता है और हर किस्म की ब्रूटलिटी को फेस करने के लिए, और आपको एट द सेम टाइम आपको अपने जॉब पे फोकस्ड भी रहना पड़ता है। दैट्स वाई फोरेंसिक जॉब इज़ नेवर बीन इन इजी जॉब। लेकिन अगर आप प्राइमली फोकस्ड हैं और आप मोटिवेटेड हैं, यू कैन ओवरकम ऑल दीज हर्डल्स। उसके बाद हमारे पास जो एक और डिफ़िकल्टी आपको फोरेंसिक्स साइंस लैब में पेश आती है वो पब्लिक इमेज है। पब्लिक इमेज in European countries may be a different scenario, but in our part of the world it's quite different thing. People expecting you from an accurate results at every time. You may have lack of resources, you may have the inaccuracy of result due to instrument, you might have not that appropriate environment, and being lab technologist, you people all know that there is a chance of error। 100% रिजल्ट आपको कभी नहीं मिल सकते। तो चूंकि ये मेडिको लीगल केसेस होते हैं तो उसमें अगर आपसे एरर हो जाता है तो लोग फॉल्स स्पेकुलेशन करना शुरू कर देते हैं कि ये पता नहीं क्या हुआ होगा, इसने पता नहीं केस में पैसे तो नहीं ले लिए, ठीक है, या तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है बीइंग लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। सो फोरेंसिक साइंटिस्ट में आल्सो इनकाउंटर इंट्रेंस स्क्रूटनी। आपको एक सख्त स्क्रूटनी में से गुजरना पड़ सकता है कि अगर कोई रिजल्ट्स में एम्बिग्विटी आ जाती है तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। सिमिलरली जूरीज या कोर्ट्स या लॉयर्स आपसे ऑफन डेफिनेटिव फोरेंसिक एविडेंस मांगते होते हैं। बाज़ औक़ात आपके पास जो स्पेसिमेन रिसीव्ड होता है उसकी बल्कि अक्सर औक़ात हमारे साथ यही होता है, प्रिजर्वेटिव प्रॉपर नहीं डाला होता है या कोई और मसाइल होते हैं जिसकी वजह से आप किसी डेफिनेटिव एविडेंस की तरफ नहीं पहुंच पाते, आपके रिजल्ट उस तरह से नहीं आते। तो ज्यूरीज हमेशा आपसे एक्सपेक्ट कर रही होती है, खास करके ऐसे केसेस में जिसमें मर्डर हुआ है, और आपकी लिमिटेशंस अपनी जगह होती है। आपके पास बाज़ औक़ात हो सकता है फंड्स की, रिसोर्सेज की कमी हो और आपके पास उस तरह से सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं हो जो लो लेवल पे चीज़ों को डिटेक्ट कर सके। बट अगेन you have to face all these things and you should have an proper answer for this to satisfy the juries. Inaccuracy result may lead to serious allegations। जैसे मैंने पहले बताया, लोग चैमा गोइयाँ शुरू कर लेते हैं कि ये रिजल्ट्स, ये तो क्लियर कट केस था, ये फोरेंसिक के रिजल्ट ऐसे कैसे आ गए, ये कहीं मिल तो नहीं लिया है इन्होंने, कहीं से पैसे तो नहीं ले लिए। तो इस तरह की चीज़ें आपका दिल जो है नहीं टूटना चाहिए काम से, बल्कि आपको फोकस्ड होना चाहिए अपने काम पे और ज़्यादा उससे काम कर लेना चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपको आएंगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फोरेंसिक में काम करते हुए आपको अपने कान बंद रखने होंगे, बल्कि अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। लोगों की बातें आएंगी, एक केस आया है उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि ये हुआ है वो हुआ है। अब अगर लोगों की बातों को लेके आप बैठेंगे तो फिर आप एक्यूरेट रिजल्ट्स की तरफ नहीं जा सकेंगे। सो आप बातें सबके लिए आती रहेंगी, आप उस पर कान नहीं धरेंगे, आप वो देखेंगे जो आपके पास एविडेंस है, जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर थ्रेट फ्रॉम राइवलरी पार्टीज। जब लोगों को पता चल जाएगा कि ही इज़ द फोरेंसिक साइंटिस्ट और हमारे पास जो, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये वडेरा किसी सेक्सुअल असॉल्ट या रेप के केस पे फंसा है तो उसको हमने बरी करना है, और चूंकि क्लॉथ्स पे स्टेन्स देखे जा रहे हैं, स्वाब्स देखे जा रहे हैं, तो अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो ये वडेरा फंस जाएगा। या कोई भी एनीथिंग, ज़रूरी नहीं कि वडेरा हो, कोई भी हो सकता है। तो वो आपको थ्रेट कर सकते हैं कि आप रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करें या आप ये करें, तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़ेंगे। सो इस तरह के सिनेरियोज में से आपको
गुजरना पड़ सकता है, बट आपको एथिकली स्ट्रांग रहना पड़ता है और आपको अपने प्रोफेशन के साथ जो है वो लॉयल रहना पड़ता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट में काम करते हुए। जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत बड़ा इबादत का काम है और आप जस्टिस में हेल्प कर रहे हो तो लोगों के लिए और लोगों को, तो इसको उस जस्टिस को प्रिवेल करने के लिए आपको इन तमाम जो हर्डल्स हैं उसको ओवरकम करना आपके लिए ज़रूरी है और आपको यू शुड रिमेन स्ट्रॉन्ग फॉर सच सिनेरियोस। Now, that was all about the responsibility of the forensic scientist and the difficulties that he might face in the forensic lab. Now we will discuss about briefly about the instruments that are used in the forensic lab. Remember, in forensic lab just like all other diagnostic labs और बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, लेकिन फोरेंसिक लैब में कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी आप यूज़ कर रहे होते हो जो कि लो लेवल तक चीज़ों को डिटेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक है तो बहुत ही लो क्वांटिटी में भी डेथ काज कर सकता है, तो उसको आप अगर किसी के स्टमक में देखना चाहते हो तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट इतना आपके पास होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए कि बहुत ही पार्ट्स पर मिलियन तक या पार्ट्स पर बिलियन तक भी उसको डिटेक्ट कर सके। तो अब उसके लिए कुछ वो इंस्ट्रूमेंट्स मैं सिर्फ जिक्र करूंगा जो हम स्पेशली यूज़ करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, विद एडवांसमेंट जो है वो चीज़ें चेंज हो सकती है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू। तो सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होता है वो जेल डाल ऑपरेटस है। ये काइंड ऑफ सेट ऑफ ऑपरेटस है कि जिसमें हम जो भी हमारा स्पेसिमन का होता है उसमें हम जो पॉइजन डिटेक्ट करना चाहते हैं, जो स्पेशली वोलेटाइल कंपाउंड होता है, उसको हम हीट करते हैं और उसके वेपर्स जो है ऊपर जाते हैं और वो फिर कंडेंस होते हैं, उसको कूल डाउन किया जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस सैंपल को, और वो प्योर फिर सैंपल निस्बतन प्योर होता है और उसमें से डिटेक्ट करने के चांसेस फिर उस सैंपल को जब जेल डाल ऑपरेटर्स में से गुजार के एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर फर्दर हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में रन करते हैं, चाहे HPLC हो, GCMS वगैरह हो, और उस पर हम फिर हमें रिजल्ट्स आने के चांसेस मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, बी एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट, यू नो इट वेरी वेल, जो BL लैम्बर्ट लॉ पे बेस करता है और उसमें हम अब्जॉर्बेंस या कंसंट्रेशन ऑफ एनी एनालाइट्स हम चेक करते हैं। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है या हम उसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, जिसमें हम कुछ ड्रग्स की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं या कोई पॉइजन या टॉक्सिन्स है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है LC-MS-MS। LC-MS-MS इज़ द मोस्ट सेंसिटिव वन एज कम्पेयर टू HPLC, जिसमें आपके पास एज इट्स नेम इंडिकेटेड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है LC और MS-MS, यानी दो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करने के बाद साथ ही उस सैंपल ने गुजरना होता है मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के 2 बार। तो दोनों बार जब निकलता है तो मज़ीद उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी मज़ीद लो लेवल पे डिटेक्ट कर सकता है उसके मास और चार्ज रेशो के बेस पर भी, और लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक मोबाइल और स्टेशनरी फेस के बेस पे भी। सो 2-3 बैरियर पे से गुजरता है और आपको फिर फाइनल, सो इसीलिए वो पार्ट्स पर मिलियन बिलियन वगैरह तक, मिलीमोल माइक्रोमोल लेवल तक भी वो आपको डिटेक्ट करके देता है। फिर GCMS है, दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफ मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगेन इसमें भी दो है, गैस क्रोमेटोग्राफ है और सिंगल MS है। तो उसमें यह है कि आपका यह है कि अगर वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हो गए, तो उसके लिए या गैसियस फॉर्म में कोई चीज़ है वो है तो उसको यानी जब वो उसको हम वोलेटाइल हाई टेम्परेचर पे वोलेटाइल कंपाउंड में वोलेटाइल फॉर्म में लेके जा सकते हैं, तो उसके लिए हम GCMS यूज़ करते हैं। और फिर आपके पास आ जाता है फ्लेम आयोनाइजेशन। फ्लेम आयोनाइजेशन को हम मोस्टली मेटल्स वगैरह की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, तो उसकी लो क्वांटिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम फ्लेम आयोनाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं, या कैल्शियम हो गए या और इस तरह के कंपाउंड हो गए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लेड वगैरह उसको फ्लेम आयोनाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं। फिर कंपैरिजन माइक्रोस्कोप है, जैसे हम पहले कहते हैं कि फायर आर्म में हमने अगर बुलेट्स की कंपैरिजन करनी है कि आया इस गन में से ये फायर हुआ है या नहीं, तो इसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं। सिमिलरली अगर कहीं पे मर्डर केस में हेयर्स आ जाते हैं, दो 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 हेयर्स कलेक्ट किए होते हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये जो हमें हेयर्स रिसीव हुए हैं, बाल जो रिसीव हुए हैं,
ये सस्पेक्ट के है या नहीं है, तो उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए आप कंपैरिजन माइक्रोस्कोप पे दोनों चीज़ें रखते हो और साइड बाय साइड फिर उसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स वगैरह आप देखते हो और फाइनल रिजल्ट्स पे आप आ जाते हो। सो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इसके अलावा और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वक्तन फ़रवक्तन हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। सो दैट वाज all about for the today's lecture. Inshallah, we will see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.